तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ईद मुबारक। मैं हूं आपका होस्ट अबूज़र मोहम्मद। एक दफ़ा और PWOA डिजिटल की जानिब से हम लेके आए हैं रियल टॉक्स विद अबूज़र का एपिसोड। ये शो स्पॉन्सर्ड है WB बाय हिमानी की जानिब से। आज हमारे मेहमान हैं एक मायानाज़ प्रोड्यूसर, एक्टर और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री को 50 से ज़ायद मिसाल कायम करने वाले, ड्रामा सीरियल देने वाले डॉक्टर अली काज़मी साहब। डॉक्टर अली काज़मी बिग बैंग एंटरटेनमेंट में बहैसियत MD और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में चीख, ऐसी है तन्हाई, मेरी गुड़िया और बंदिश जैसे ड्रामे लेकर आए हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अली काज़मी से। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं आपके और ईद कैसी गुजर रही है सर? ईद मुबारक, ईद मुबारक यार। अभी अभी नमाज पढ़ के पहुंचे हैं और आपके साथ कमिटमेंट थी तो हमने कहा ईद आपसे ही शुरू करते हैं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आपके पास भी आज ही ईद है ना, साथ ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ पाकिस्तान के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो ये बताइए अली साहब। और हम लोग किसको फॉलो करते हैं? किसको? मतलब हमारे पास मुफ्ती मुनीब भी हैं और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, दोनों के ना अलग अलग थॉट्स हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें किसको फॉलो करना है। ठीक हो गया। ये बताइए अली साहब के मेडिकल की फील्ड के साथ साथ अक्सर आपने मीडिया की मुख्तलिफ फील्ड के साथ आपने कैसे अपने पेशे को जो है कंटिन्यू रखा? था डिफिकल्ट, प्रोग्राम था नहीं। मुझे इतना पता है कि जब मैं छोटा था, बिफोर मैं मेडिकल के सेकंड ईयर में था, तब था थोड़ा सा क्रेज कि मुझे जाना है, एक्टिंग करनी है, क्योंकि मेरी सिस्टर्स कहती थी हमेशा कि यार एक्टिंग करना है। तो मुझे याद है मैंने PIA ज्वाइन किया था, तो एक दोस्त थी हमारी, उनके रेफरेंस से शोबिज के मुलाकात हुई। फिर स्टार्ट हमने एक्टिंग से की, 400-500 ड्रामे किए। पता चला कि एक्टिंग बहुत बुरी आती है। हमने फिर एक्टिंग छोड़ के फिर हमने प्रोडक्शन शुरू की और माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत देनी होती है। तो बस ऐसे ही, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे एक डॉक्टर का कैरेक्टर करने के लिए बुलाया गया था और डॉक्टर के कैरेक्टर से आज मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, आपके सामने हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली भाई, मीडिया की फील्ड में आपका सफ़र कैसा रहा? और इसमें आपको मतलब आपके मुताबिक इसमें क्या-क्या दुश्वारियाँ आपको फेस करनी पड़ी? मेरी जान, स्टार्ट तो हर इंसान का किसी भी फील्ड में जाओ ना तो बड़ा मुश्किल सा होता है। और अगर आप उससे एकदम से आप कहो कि नहीं मुझसे ना हो पाएगा, तो शायद आपसे ना हो पाएगा। तो हर चीज़ की स्टार्ट मेरा भी वही इसी तरह स्टार्ट हुआ। एक्टिंग में बड़े मसाइल हुए, हर चीज़ में मसाइल हुए। जब मैंने प्रोडक्शन शुरू की तो मैंने अपने आप को भूल के प्रोडक्शन की। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या हूँ। मैंने ट्राइपॉड, मैंने अपने आर्टिस्टों के कपड़े तक खुद अपने हाथों से उठाए थे। बट उस वक़्त मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कौन हूँ। बस अल्लाह शायद देखता है कि जो मेहनत होती है उसका फल देना होता है, तो फिर इसी इसी तरह ही हो गया बस। अली साहब, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, आपके ड्रामे देखती है, चीख जैसे ड्रामे को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि बहैसियत प्रोड्यूसर आपको अपनी प्रोडक्शन में कौन-सा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है? यार बड़ा मुश्किल सा सवाल है। ऑनेस्टली मुझसे अगर पूछें तो मैंने एक ड्रामा बनवाया था, ऐसी है तन्हाई। बिल्कुल। वो दैट वाज़ अ लिटिल सोशल इश्यू। तो आजकल का जो बड़ा है कि जिस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो मेरा बेसिकली वो एक मैसेज था, मेरी अपनी बहन के लिए, मेरी अपनी बेटी के लिए, अपनी दोस्त के लिए, सबके लिए, कि यार अल्लाह मियाँ भी उसका पर्दा रखता है जो अपना पर्दा खुद रखते हैं। तो बेसिकली मेरे पीछे वो एक आइडिया था कि मुझे वो चीज़ बतानी थी लोगों को कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, जिससे आप, आपकी फैमिली और ये सब लोग जिनके ऊपर असर पड़ता है। तो वो ड्रामा मेरे बिल्कुल क्लोज़ टू माय हार्ट था। तो उसको मैंने बड़ी दिल से बनाया था और अभी भी मैं यही कहूँगा कि क्योंकि वो पूरी जो सोच थी वो मेरी थी। मैं ARY में JJ के पास गया था। मैंने कहा JJ ये मुझे ड्रामा बनाना है, क्योंकि एक लेसन भी है। तो JJ ने मुझे कहा था यार कहानी बहुत छोटी है। मैंने कहा JJ लेट मी डू इट। तो उसमें फिर सोनिया हुसैन ने, समी खान ने, नादिया ने, सबने इतना अच्छा काम किया था। तो मेरे हिसाब से वो मेरे वेरी क्लोज टू माय हार्ट।
अच्छा, वैसे बड़ी बात है कि बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बड़ा मैसेज दिया जाए, चाहे वो पाकिस्तान हो या जिस मुल्क के भी प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर्स हों, मीडिया फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि एक मीडिया फील्ड ही ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें कन्वे करते हैं। तो बहैसियत प्रोड्यूसर अली काज़मी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपका कंफर्ट जोन किस डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छा है? यार ये तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। मेरे सब दोस्त हैं, देखें वी आर लाइक अ फैमिली। मतलब बदर बदर ने जिस दिन बिग बैंग स्टार्ट हुआ था, बदर हमारा हिस्सा है। तो बदर हो गया, अंजुम भाई हो गए, अंजुम शहजाद, उनके साथ बड़ी बड़ी अच्छी अटैचमेंट है। आज वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे, बट उन्होंने हमारे साथ रंग लगा, दूसरी बीवी, जिसमें मैंने खुद भी एक्टिंग की थी। तो बट मेरे दोस्तों में अली हसन था, जिसने हमारे साथ मेरी गुड़िया, मुकाबिल जैसे बड़े अच्छे ड्रामे बनाए थे। तो मैं किसी एक का नाम लूँ तो ज्यादती हो जाएगी, बट मेरी थोड़ी सी अटैचमेंट बदर महमूद के साथ है। वो क्योंकि हम लोग ऐसी तनाई हो गया, चीख हो गया, तो हम लोग बैठते हैं, वो मेरी चीजों को समझता भी है। इवन अली हसन के साथ भी थी, बट कुछ चीजों की वजह से वो शायद वो फिक्सअप नहीं हो पाई है। अब वो हम टीवी पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज माय फ्रेंड, और वो मेरे पास आते रहते हैं, हमारी बातें होती रहती हैं। बट बदर, जब आप एट द एंड कहोगे तो बदर महमूद के साथ आई एम वेरी कंफर्टेबल। सर, पूरी दुनिया में जब भी पाकिस्तान मीडिया का नाम आता है तो एक बिग बैंग एंटरटेनमेंट का नाम भी ज़रूर आता है। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि बिग बैंग एंटरटेनमेंट, बिग बैंग एंटरटेनमेंट। और मैं ये जानना चाहूँगा कि बिग बैंग एंटरटेनमेंट बनाने का ख्याल कहाँ से आया? यार बचपन से ना करो, बिग बैंग बड़ा छोटा सा बच्चा है, लेकिन अल्लाह ने इज्जत इतनी जल्दी दे दी, क्योंकि बिफोर बिग बैंग मैंने एक प्रोडक्शन की थी जिसमें मैंने 4 सीरियल किए थे। वो मैंने जापान में वो किया था। मैं एज ए प्रोड्यूसर अपने आप को मैं आ गया था, तो मेरी वाइब्स ऑलवेज वर्क्स ना। तो मेरी फहद के साथ ना थोड़ी सी होती थी मुलाकात क्रिकेट पे। ये क्रिकेट जो है ना, ये बड़ा काउंट करता है मेरी लाइफ में। तो मैं फहद से मुलाकात होती थी, तो एक दफा हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे क्रिकेट मैच के लिए। तो मैंने फहद से कहा कि मैंने कहा यू आर नॉट पिकिंग माय कॉल, यू नो। तो उसने कहा कि यार तुम मुझे कॉल इसलिए कर रहे हो कि मैं तुम्हारा ड्रामा करूं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था, 4 सीरियल किए थे। मैंने कहा जरूरी तो नहीं है। तो कहने लगे लेट्स मीट अप एंड कुछ करते हैं साथ मिलके। तो वो हमारा आसमानों में हमारी बिग बैंग की बुनियाद बनी थी। एंड उसके बाद फहद और मैं, अब अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, फहद मोर देन ब्रदर, यू नो। बस मैं उसके बाद 7 साल का ये सफर है बिग बैंग का। तो उस 7 साल में मोर देन 80 सीरियल्स हम लोग कर चुके हैं, सोप्स एंड टेलीफिल्में। मतलब मुझे याद नहीं है, काउंट नहीं किए, बट जब आखिरी दफा काउंट की थी तो 80 तो थी। सर, आपने अभी फ़ाहद मुस्तफ़ा का बताया कि आप दोनों का एक बहुत अच्छा रिलेशन था, और सोशल मीडिया पे भी ये अक्सर देखने को मिलता है। इवन आपका नाम अगर विकिपीडिया करें तो उधर भी आपका और फ़ाहद मुस्तफ़ा का एक बहुत अच्छा कनेक्शन आता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फ़ाहद मुस्तफ़ा के साथ वर्किंग रिलेशन आपके कैसे हैं? बज़ाहिर तौर पे तो बहुत यार अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ एक और भी नहीं बात यार, है कि का क्या था? फ़ाहद मुस्तफ़ा की पर्सनैलिटी कैसी है? मैं आपको सच बताऊं, फहद मैं क्योंकि मेरा पार्टनर है, मेरा भाई है, मैं इसलिए उसकी तारीफ नहीं करूंगा, बट इज अ रियल जेंटलमैन, डाउन टू अर्थ, वेरी ऑनेस्ट, वेरी आउटस्पोकन। मतलब वो ये नहीं सोचता कि इसके बाद क्या होना है। जो है डॉक्टर मुझे बोलता है हाँ डॉक्टर जो भी है देख लेते हैं यार। मतलब आई रिमेम्बर द डे वन, जब हमारी पार्टनरशिप बन रही थी, उसने जब साइन किया था, तो उसने मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स कहे थे, यार डॉक्टर अब लिख दिया तेरे नाम, अब नाउ धोखा नहीं देना। मैंने कहा यार फौज भाई, धोखा कोई किसी को इंशाल्लाह नहीं देगा। तो बस वो उनका जो ट्रस्ट था, बिकॉज वो जो फाइनेंशियल चीजें है ना, वो मैं शुरू से मैं देखता हूँ। तो बस अल्लाह का करम है, उन चीजों से एक ट्रस्ट भी डेवलप हो गया, सारी चीजें हो गई, तो बस देखिए, चल कोविड रहा है। 19 जी, जी सर, एक और सवाल है मेरा, बड़ा हर किसी से ही ये सवाल हो रहा है मेरे शो पे खास तौर पे, क्योंकि माहौल कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो कोविड ने ज़ाहिर है जहाँ पूरे जहाँ में जो है तबाही मचाई हुई है, और माशी तौर पे भी, तो नुकसान तो सबको ही फेस करना पड़ा है। तो आपका काम किस हद तक मुतासिर हुआ है सर? यार जहाँ पे सबका हुआ है, डेफिनेटली हमारा भी हुआ है। एंड कोविड फॉर यू, आई एम, मैं तुमसे बहुत डरता हूँ। स्टिल मेरे साथ ये चीजें हैं, मेरे साथ 2 चीजें हमेशा रहती हैं।
एक मेरा मोबाइल और एक ये मास्क। जब से कोविड आया, पहले सिर्फ मोबाइल होता था घर से निकलने से पहले, अब मास्क। यार डेफिनेटली बड़ा फर्क पड़ा है। और सच में आपको बताऊं कि जब 2 महीने तो हमने बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं किया, देन वी रियलाइज के हम तो शायद सरवाइव कर जाएं। फहद भाई और हम बैठे, फिर हमें जब अंदाजा हुआ ना कि हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे कुछ स्पॉट बॉयज हैं, हमारे कैमरामैन्स हैं, मतलब हमारे पास तो जो भी बिग बैंग में लोग हैं वो एम्प्लॉयज हैं, बट आर्टिस्टों का ना घर का चूल्हा। वो जब हमें कॉल करते थे, तो जो इमरान खान एक बात कहते हैं कि कोविड से मरे बट भूख से ना मरे, तो रियली वो बात है। इमरान खान की बहुत सी बातों से मेरा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर ऑनेस्टली हम शायद बहुत यार पीछे हैं। आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। तो लोगों का वो जो तबका है ना उनके ऊपर, तो हमने डिसाइड किया कि यार विद SOPs हमें स्टार्ट करना चाहिए, और हमने स्टार्ट किया। अभी हमारे तकरीबन 2 सीरियल ऑन एयर होने वाले हैं, एक औलाद के नाम से और एक डंक के नाम से, बदर महमूद औलाद और डंक। और एक अब ईद मतलब कल से एक दूसरा स्टार्ट हो रहा है नंद के नाम से। तो हमारे एक ऑलरेडी जलन चल रहा है, इश्किया अभी रिसेंट भी चल रहा है, जो इसकी 1-2 EP है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा काम तो स्टार्ट हो गया है, हम आ गए हैं, बट अब उसके बाद कितने बचते हैं नहीं पता। तो सर आपका क्या ख्याल है, जो जिस तरह का इस वक्त एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, उसके मुताबिक क्या लोग अब कोविड पे भी ड्रामा सीरियल बनाना स्टार्ट करेंगे? यार हो गया है ना हमारा, वी स्टार्टेड हमारा 1.5 महीने से हम नॉर्मल रूटीन पे आ गए हैं विथ SOPs एंड ऑल दिस। हम वी आर डूइंग दिस। नहीं हमारा सर, ये जो मेरा ये सवाल ये है कोविड के कि ऊपर, हाँ, कोविड के ऊपर। यस मैंने स्टोरी लिखवाई है, वी आर डूइंग दिस। और शायद मैंने एक दिन देखा था जियो पे एक ड्रामा चल भी रहा था कोविड के ऊपर। हमारी भी स्टोरीज एक सीरीज टाइप बना रहे हैं जिसमें करंट इश्यूज के बारे में हमें बताना पड़ेगा। लाइक ये हमारा जैसे PI का क्रैश हुआ था, उसमें ज़ारा आबिद एक हमारी मॉडल थी जिसका क्रैश हुआ था। तो ये जो करंट इश्यूज हैं इस पे भी हमारा है प्लान के सीरीज वगैरह इस तरह बनाए कि लोगों को मैसेजेस भी दें गुड वे से, क्योंकि लोग समझते शायद ड्रामों की जबान है। लेक्चर अगर आप देने आओ तो वो उनको लगता है कि ये बोरिंग सी चीज है जैसे कोई। तो जी सर, ऐसे ही है बिल्कुल। चाहे आप मेरे पास तुम हो देख लें, या आप अपना चीख देख लें, या ऐसी है तन्हाई, सब लोग इस चीज से जो है, मतलब ड्रामा से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अपने जो है अपने माइंड सेट्स को डेवलप करते हैं लोग इन चीजों से, और बड़ी खुशी होती है पाकिस्तान में जब हमारे इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज आते हैं जिनसे हम लोगों को सीखने को मिलता है और बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो बेहद खुशी होती है। तो सर ये बताएं कि आने वाले वक्तों में आप, हमारी नाजरीन, हमारे जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है इस वक्त, वो जानना चाहती है कि आने वाले वक्तों में आप कौन कौन से तोहफे उनको देने वाले हैं ड्रामा सीरियल की? एक मैं तो अभी भी भूल रहा हूँ जिस पे मैं, मुझे उस दिन खुशी होगी। जैसे आज असेंबली में बात हो रही है, हमने एक ड्रामा बनाया था मेरी गुड़िया के नाम से। आप उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसकी जो हमने एंडिंग की थी ना, कि वो जो बच्चों के साथ जो है उनका रेप करते हैं और मार देते हैं, तो उसको हमने सरेआम फांसी दिलाई थी। तो मेरा ये मैसेज था हुकूमत से था कि प्लीज ऐसे लोगों को, अगर 5 लोगों को आप सरेआम फांसी दोगे तो एक डर पैदा हो जाएगा, एक खौफ पैदा हो जाएगा। मेरा आज भी दिल है, मतलब ये कहते हैं कि जी आप दुनिया में क्या सबक जाएगा, केयर अबाउट, आप अपने बच्चों का देखें। ऐसे लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। मैंने मोहसिन अब्बास हैदर को सरेआम फांसी दिलाई थी। और तो एक तो ये था, और दूसरा यार ये मेरा डंक जो है ना, जो बदर कर रहा है, यार जी देखिएगा जरूर। दैट इज, उसके बाद ना मुझे पता है कि मेरे साथ बड़े सारी चीजें आएंगी, हमारे ऊपर बड़ी बातें आएंगी औरतों के ऊपर से, बट दैट इज हार्श रियलिटी। तो डंक मेरा ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, बट ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए। सही सर। आपके ख्याल में फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए सर? यार पेंशन देना चाहिए। कि एक फनकार की एक लाइफ होती है भाई, उसके बाद उसका कुछ इतना होना चाहिए, कुछ ग्रेजुएटी होनी चाहिए, कुछ पेंशन होनी चाहिए। बिकॉज मेरे साथ, मैं अभी अचानक इससे याद आया, तो आतिफ हुसैन डायरेक्टर थे, उनका इंतकाल हो गया यंग एज में। और क्योंकि वो उनको शुगर थी, रीनल फेल्योर, अचानक बेचारे चले गए। आज मुझे नहीं लगता कि उसको कोई याद कर रहा है।
आज उनके घर में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरा ये है कि यार जैसे हुकूमत आपके माँ बाप हैं, तो माँ बाप को ख्याल ये होना चाहिए कि जब ये चला जाएगा तो उसके बच्चे उसके ये सब क्या करेंगे। तो हुकूमत को इसकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि जब तक, क्योंकि मुझे अकबर सुबहानी साहब का याद है, मैं उनका फ़ैन हूँ यार। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें दी। जब वो लोग आपसे काम माँगे ना, हम शोबिज़ में मैं बच्चा हूँ यार इनके सामने। मैं बहुत बौना हूँ इन लोगों के सामने। जब वो मुझसे काम माँगते हैं, मुझे शर्म आती है। वो काम पैसों के लिए माँग रहे हैं भाई। अब उनको ड्रामों का शौक नहीं है, उनका घर चलना चाहिए। ये हुकूमत को ही सोचना पड़ेगा। मैं अकेला या कोई और फवाद मुस्तफ़ा या कोई भी एक आध इंसान नहीं कर सकता। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सर, ईद का समय, हर तरफ गाय बकरे और ये सारी बातें चल रही हैं और हम इस वक्त मीडिया हम इंडस्ट्री को इतना स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो सर आप ये बताएं, आपको कलेजी पसंद है या आपको पाए पसंद है? सबसे यार प्यारा और कलेजी, मस्त वाला सवाल। कलेजी। पाए मुझे पसंद नहीं है, कलेजी मुझे बहुत पसंद है। सही। और वजह? पता नहीं, बचपन से टेस्ट डेवलप किया हुआ। पाए समझ में नहीं आया। हम पेंडू लोग थे, पाए शायद कराची का फूड था, हम लाड़काना के लोग थे, तो हमें कलेजी की आदत डाल दी थी माँ बाप ने, इसलिए पसंद है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा आपसे कि आप क्या एज अ प्रोड्यूसर, क्या आप पाकिस्तान को छोड़ के आप क्या बाहर ममालिक में काम करना पसंद करेंगे या सिर्फ पाकिस्तान के लिए आप बने पैट्रियट? यार मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बहुत चांसेस थे। मैं पीआईए में एज ए जॉब अभी भी करता हूँ, फ्लाइट सर्जन हूँ। तो मुझे याद है कि जब मेरा पहला बेटा हो रहा था तो मुझे सबने कहा कि उसकी डिलीवरी कहीं अमेरिका में करा दो। और मुझे एक लेसन बड़ा मिला था कि एक कप्तान था, उसकी डेथ हो गई थी और मैं उसकी डेड बॉडी को लेने गया। जब आगा खान लेके गए तो बोला गया कि इसको 3 दिन रखें क्योंकि उनके बच्चों ने बाहर से आना है। मैं पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता, मैं अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। मेरा बेटा बड़ा बनता है, उसकी मर्जी है जहाँ चला जाए, लेकिन मैं उसको वो रास्ता नहीं दिखाऊंगा। तो मुझे पाकिस्तान से प्यार है और मैं पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहता हूँ। काम तो सिर्फ पाकिस्तान में करूंगा, हाँ बाहर जाके करके, बाहर के लिए करके फिर वापस पाकिस्तान ही आऊंगा। डॉक्टर साहब, एज अ प्रोड्यूसर आपसे सवाल करूंगा कि एज अ प्रोड्यूसर आपको कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे आजकल के एनवायरनमेंट में जहाँ पे पॉलिटिक्स बेहद खेली जाती है मीडिया इंडस्ट्री में? मेरी जान, सबसे बड़ा जो हर प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम है ना, वो तो पेमेंट का है। टाइमली पेमेंट हमें नहीं होती है। ये हमारा बड़ा अलमिया है, जिसके लिए अब जो पोर्टल्स और जो Z5 और ये वो जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, उनकी तरफ देखने का मकसद ये है कि ऑन टाइम अगर हमें पैसे मिल जाए ना, तो शायद हम इससे भी बड़ी चीज़ें बना सकें। जब आपका सम टाइम पैसा रुक जाता है ना, आपका रोलिंग बंद हो जाता है, तो हमारी भी एक पहुँच होती है, उससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते। तो बस यही होता है कि हम उसको लिमिटेड कर देते हैं अपनी हर चीज़ को। तो पेमेंट इज़ अ बिग इश्यू एंड देन यार प्रोफेशनलिज्म नहीं है पाकिस्तान में, अच्छा स्पेशली सर, हमारे। एक बड़ी मजे की बात भी ये है ना कि बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं उनको कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, तो आप यकीन करो, वो आप कैसे करते हैं? आप यकीन करो कि बड़े आर्टिस्ट जो है ना, जो बड़े नाम है, लाइक सबा कमर की मैं एक एग्जांपल दूं, शी इज अ प्रोफेशनल लेडी। अपने टाइम पे आना, जो डेट्स दी हैं वो मेरी डेट्स हैं, वो कुछ नहीं करेंगी। बट जो हमारे नए नए बड़े, जैसे कहते हैं ना, नया दौलता, जिसको नई दौलत आती है, जिसकी नई शोहरत आती है ना, उसको पता नहीं क्या ब्रेन में डाला जाता है कि तुम इस तरह टेंट्रम करोगी तो तुम्हारी इज्जत बन जाएगी। ऐसा नहीं है, वो ज्यादा तंग करते हैं यार। तो ये मेरा तो ये है कि उनको प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। देखें, उनको मुझसे ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। उनको पैसे ऑन टाइम चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसके बदले में आपको भी तो वो मुझे देना चाहिए ना, कि ऑन टाइम मुझे आप टाइम दो, मेरा प्रॉपर काम कराओ। ये नहीं कि मेरे काम के साथ आपने किसी और का भी काम पकड़ लिया, तो वो ज्यादती वाली बात है। तो ये के लिए है थोड़ा सा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मतलब अक्सर देखा जाता है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, मगर जो रिसेंटली आते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोफेशनलिज्म के नाम पे एक अकड़ लेके आते हैं, तो वो जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और आपका क्या ख्याल है, क्या वो लोग क्या सक्सेस हासिल कर सकते हैं? यार अल्लाह की ज़ात का मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे लोग कर भी लेते हैं, मैं क्या बताऊँ, क्या नाम लूँ? तो वो अल्लाह की क्या मंतक होती है मुझे नहीं पता, बट नियतें साफ होनी चाहिए।
एंड रिजल्ट आपका आपकी नियतों से मिलता है। बी ऑनेस्ट, बी पॉजिटिव। ऐसे ही है बिल्कुल। पाकिस्तान में अक्सर देखने को मिलता है, मीडिया स्टडीज को आम किया गया है 2010 से, और फिर उसके बाद जो है प्रोडक्शन हाउसेस बनना शुरू हुए हैं, कुछ यंगस्टर्स ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस बनाए। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? यार कंसिस्टेंसी, और कोई जल्दी नहीं है। और प्रोडक्शन हाउस को जब मैं बिग बैंग की चेयर पे एज एमडी बैठता हूँ ना, तो मैं उसी तरह बैठता हूँ, उस ईमानदारी के साथ बैठता हूँ जिस तरह मैं डॉक्टरी करता हूँ। कि मुझे बिग बैंग से मैं एज ए बिजनेसमैन वहां से पैसे कमाऊंगा। बाकी सारी चीजें जो है ना वो नहीं है। कि आज मेरी नीयत साफ थी, आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं अगर पहले दिन से सोचता कि यार मुझे इंटरव्यू देना है, तो शायद मुझे कभी नहीं मिलता। अगर मैं पहले दिन से किन और चक्करों में निकल जाता, तो शायद वो मेरे नहीं होते। आप जिस काम के लिए आए हो ना, उसकी इज्जत करो, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दो। मतलब हमारे पास बड़ी सारी चीजें हैं शोबिज़ में, बहुत बड़ी सी चीजें हैं, क्योंकि अच्छे घरों से लोग नहीं आते हैं, तो मतलब डरते हैं, लड़कियां स्पेशली, कि यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ है। मैं उसके लिए कन्फेस करता हूँ कि हमारे पास कुछ लोग हैं ऐसे, जिन्होंने हमारा भी नाम खराब किया हुआ है। तो मैं जब डॉक्टरी की चेयर पे जिस तरह बैठता हूँ, उसी तरह मैं बिग बैंग की सीट पे बैठ के मैं समझता हूँ कि इस चेयर से मैं रोजी कमाता हूँ, तो उसकी वो इज्जत करनी चाहिए। सर, डिजिटल मीडिया की वजह से आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने का खदशा है? मेरी जान पता नहीं है ऑनेस्टली कि फ्यूचर क्या है। मेरा मैं हर दिन जो समझता हूँ कि क्वाइट पॉसिबल दिस इज माय लास्ट डे फॉर ड्रामा एंड आई हैव टू स्विच। मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था जिसमें मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था नोकिया और सैमसंग के बारे में, कि जो वक्त के साथ बदला वो सैमसंग था, जो नहीं बदला वो नोकिया था। तो सैमसंग आज कहाँ है, नोकिया कहाँ है? तो उस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। अगर मैं कल देखूंगा ना डिजिटल मीडिया आ रहा है, तो मैं उसमें घुस जाऊंगा। बिकॉज मेरा दिमाग जो है ना वो एक जगह नहीं टिकेगा कि भाई आज ये चीज़ है तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना वो वहीं के रह जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे जब लगेगा ये है, तो मैं इसके लिए, मैं अभी से ही मेरी वर्किंग है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, तो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। अच्छा कंपटीशन है सर, वो। अच्छा सर, एक बड़े मजे की बात है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े नाम जब टेलीविजन पे आते हैं, हम सब जानते हैं कि टेलीविजन पे आना और टेलीविजन के अलावा आजकल सोशल मीडिया पे आना और कुछ डिलीवर करना है इज जस्ट लाइक कि कोई आपसे सीख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। तो आप क्या कहना पसंद करेंगे कि जो वकार जका है वो बहुत सारी मतलब सेगमेंट्स लेके आते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें इनिशिएट करते हैं, तो जो वो इनिशिएट करते हैं बजाहिर तौर पर माँ बाप उस चीज को अवॉइड करते हैं अपने बच्चों को दिखाने से, लेकिन क्या वो फायदेमंद है या नुकसानदेह? और अगर नुकसानदेह है तो फिर किस हद तक वो नुकसानदेह है, मैं ये जानना चाहूंगा सर। मेरी जान देखें, आज का जो दौर है ना, आप बच्चों को तो रोक नहीं सकते, ठीक है? तो बेहतर ये है कि अपने बच्चों के साथ बात करें, उनको समझाएं कि बेटा ये चीज़ें हैं। मुझे याद है मैंने अपने बेटे से कहा था कि यार कोई भी गलती हो जाए ना, डू शेयर विथ मी, क्योंकि उस गलती को अगर छुपाने के लिए ना तुम्हें 10 गलतियां और करनी पड़ेंगी। अब मुझसे पूछेंगे, मैं डिजिटल मीडिया हर चीज़ छोड़ दूंगा, वकार ज़कात नहीं बनूंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक द वे वो करते हैं। मुझे नहीं है पसंद। मुझे अभी भी, शायद मैं बूढ़ा हूँ, ट्रेडिशनली उन ख्यालों का बंदा हूँ, क्योंकि मैं अगर ऐसी तनाई बनाता हूँ तो उसमें मैंने लड़के को भी पॉजिटिव दिखाया था, लेकिन उस इवेंट को मैंने गलत दिखाया था कि यार वो लीक लड़का नहीं करता, समटाइम स्नैच हो जाती है मोबाइल, तो ऐसा काम ना करें। जी सर, तो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डॉक्टर आप कौन सा समझते हैं कि कौन सी फील्ड जो है ना आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार इस फील्ड में मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में, और ये फील्ड जो है मुझे मतलब अच्छी वाइब्स देती हैं? मेरी जान सच पूछो तो मुझे दोनों अच्छी लगती हैं। शायद मुझे एक्टिंग अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए एक्टिंग छोड़ दी, क्योंकि पहले मैं एक्टिंग, डॉक्टरी और प्रोडक्शन तीनों करता था। तो उन तीन में से मुझे सिलेक्ट करना था, कोई भी दो रखूं, तो मैंने फिर डॉक्टरी और प्रोडक्शन को ही चूज़ किया। एक्टिंग को, अदा कि एक्टिंग में अभी भी दिल चाहता है कभी कभी कि टीवी पे आ जाऊं, लेकिन टाइम नहीं है उसके लिए। तो कभी ना कभी तो आऊंगा फिर दोबारा, ठरक तो होती है हर इंसान को। तो एक्टिंग मैंने छोड़ दी। अब डॉक्टरी और इन दोनों में अगर कंपेयर करूंगा, मुझे फिर दोबारा कहेंगे, अब जो हमारे पास, मेरा यकीन नहीं है कि हमारा जन्म होगा, अगर मुझे रिवाइंड करके वापस ले जाएंगे तो मैं पहले डॉक्टरी करूंगा फिर प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि मुझे डॉक्टरी में बहुत मजा आता है।
तो आप ये दोनों चीजें मैनेज कैसे करते हैं? लाइक एट द सेम टाइम यू आर डॉक्टर एंड एट द सेम टाइम यू आर प्रोड्यूसर, तो बहुत मुश्किल नहीं होता? हेक्टिक रूटीन नहीं हो जाता सर आपका? यार बहुत मुश्किल है, सच बताऊं तो उसमें सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं ना वो शायद मेरी फैमिली करती है। अ, मैं उनको शायद प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। मैंने इसीलिए आप लोगों को भी कह रहा था कि यार मेरे लिए थोड़ा-सा अब ईद की वजह से जब छुट्टी हुई तो मैं आपको टाइम दे पाया, वरना तो जिस तरह बात हो रही थी कि तो बाकी दिनों में शायद वाक़ई मेरे पास टाइम नहीं होता है। सुबह 8 बजे उठना, पहले हॉस्पिटल जाना, उसके बाद आपने अपने प्रोडक्शन हाउस जाना, फिर अपने जहाँ पे आपकी शूट्स चल रही हैं उनको विज़िट करना, बीच में खुदा ना ख़ास्ता कोई मिस हो जाए वहाँ जाना, चैनल में मीटिंग करना, चैनल वालों से बात करना, तो ये सारी चीज़ें। बट अब तो हो गए हैं सर, 8-9 साल हो गए, अब तो आदत सी हो गई। जिस दिन कोई एक काम नहीं होता है तो शायद कहते हैं कि लाइफ़ कुछ अजीब-सी नहीं है। सर एक और बात है, बड़े मज़े की बात है कि हर किसी का एक जॉनरा होता है। हर प्रोड्यूसर का एक जॉनरा होता है, डायरेक्टर का एक जॉनरा होता है, एक्टर का एक जॉनरा होता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या जॉनरा है? मतलब आप जो ड्रामा सीरीज़ लेके आते हैं, अपने सीरियल्स लेके आते हैं, तो उसमें आपका क्या जॉनरा होता है? लाइक कि मैं जो हूँ, मैं इस टाइप की जो है ड्रामास बनाऊँ या मैं इस टाइप का ड्रामा बनाऊँ, आप आपका जॉनरा क्या है? मैं सोशल इश्यू पे मैं ज़्यादा बेस करता हूँ कि सोशल इश्यू जो हमारे पास है, वो है। बिकॉज़ जैसे मैंने आज तक कोई सिटकॉम नहीं बनाया, एक बनाया है जो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है डब्बे में, जिसकी 12-13 किस्तें जो मैं प्रोडक्शन जब मैंने स्टार्ट की थी उस ज़माने में बनाया था, तो अभी तक पड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कॉमिक एंड सिटकॉम मेरा जॉनरा नहीं है, और सीरियस एंड स्पेशली सोशल इश्यू जो है, वो ज़्यादा बेस्ट मुझे पसंद है। ये जो टर्किश ड्रामेज़ आ रहे हैं हमारे इधर मुल्क में दिखाए जा रहे हैं, और इसी तरह बाहर के ममालिक के ड्रामे दिखाए जाते हैं, और नेटफ्लिक्स को हम करें, नेटफ्लिक्स तो चलें एक अलग डिबेट है, लेकिन ये जो अर्तुगरुल जैसे ड्रामे हमारे मुल्क में दिखाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यार मैं तो कहता हूँ दिखाने चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपना काम आता है और मुझे अपना चीज़ चलाना भी आता है। मुझे ऐसी है तन्हाई, मुझे वादा, मुबारक हो बेटी हो, मुकाबिल, मेरी गुड़िया, ये ड्रामे मुझे चलाना आते हैं। जब आपके इश्क़ ममनून ये वो चल रहे थे, उनके साथ में जी रहा था। देखिए, डरे वो जिनको काम ना आता हो, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन है, डू इट। कल हमें इनके साथ मुकाबला करना है दुनिया में जाके। तो आज उनका देखें, मैं आपको बताऊँ कि लोग कहते थे ना कि इंडियन फ़िल्में बैन होनी चाहिए, हमारे पास नहीं है। ये माने बात, हमारे पास बिल्कुल। इतनी कैपेसिटी नहीं है। आपका फुटफॉल ही खत्म हो गया। इंडियन मूवीज़, अब लोग मुझे पता नहीं क्या गालियाँ देंगे कि इंडियन को सपोर्ट कर रहा है। मैं इंडियन को नहीं सपोर्ट कर रहा, बट कि उनकी फ़िल्में बहुत आगे हैं हमसे। जब उनकी फ़िल्में आती थी, लोग एंटरटेन होने जाते हैं। सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ आप पैसे दे के जाते हो, एंटरटेन होने के लिए जाते हो। हमारी अभी तक हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम हर हफ्ते एक नई फ़िल्म दें। जब वो नहीं है तो आपका फुटफॉल खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो आपकी फ़िल्म बनाना खत्म हो गई। आज ये ड्रामा जैसे भी हैं भाई, पुर्तगाल के जैसे लोग टीवी तो देख रहे हैं ना, उनको आदत बिल्कुल। तो डालें। उनको ऐसे आदत ही। डालें, टीवी पे बैठेंगे। जब पुर्तगाल नहीं चलेगा, चैनल चेंज करेंगे, मैं आऊँगा। मैं पसंद आ गया तो मेरे पास रुक जाएँगे, कोई और पसंद आ गया उसके पास रुक जाएँगे। तो प्लीज़ लोगों से एंटरटेनमेंट मत छीनें, उनको आने दें। और यकीन करें, लोग कुछ भी करें ना, साल नहीं तो 2 साल बाद आप ना, जैसे अपने बच्चों को, किसी को कुछ नहीं रोक सकते। वो मतलब इतने सारी चीज़ें आ जाएँगी। यूट्यूब को आपने कभी बैन कर दिया तो वो ऐसे खोल के, जब जिस ज़माने में यूट्यूब बैन होता था तब भी लोग यूट्यूब देखते थे पाकिस्तान में। तो अब वो ज़माना, इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो इसमें हर चीज़ इतनी आसान हो जाएगी कि आप किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल ही नहीं सकते। ऐसे ही है सर। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक ज़िक्र किया कि घर वालों को मैं टाइम नहीं दे पाता, तो ये टाइम ना देने की वजह से घर वाले शिकायत तो नहीं करते सर आपकी? ओह माय गॉड! मेरी बीवी से पूछेंगे मुझे कत्ल कर देगी वो तो बाकी में तो बहुत है यार, लेकिन ज़िंदगी में ना हर इंसान का ना एक अपना तरीक़ाकार होता है। मैं फँसाता गया अपने आप को। जब स्ट्रगल का दौर था, उस ज़माने में सोचा नहीं था कि कामयाबी के बाद कितनी स्ट्रगल है, उसको मेंटेन करने की। आप स्ट्रगल करते हो कि कामयाब होने के लिए, बट ट्रस्ट मी, जब आप कामयाब हो जाते हो ना, उसको मेंटेन करने का कि कितनी स्ट्रगल है, वो बड़ी मुश्किल है कि आप उस पे कंसिस्टेंट रहो, उस बात को सँभाल सको। तो आजकल हम उसी दौर से रह रहे हैं कि अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, इसको सिर्फ़ स्टेबल रखें, तो ये भी काफ़ी है।
सर देखिए, मीडिया इंडस्ट्री में जब आप एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे होते हैं, आपकी एक प्रोडक्शन हाउस होती है, तो उस प्रोडक्शन हाउस वो प्रोडक्शन हाउस जब ड्रामा सीरियल बना रही होती है तो एक अलग सीन होता है, और एट द सेम टाइम जब आप मूवीज की तरफ आते हैं तो एक अलग माहौल होता है। तो आप उस पे क्या कहेंगे कि क्या आप ड्रामा सीरियल बनाना बंद करके मूवीज की तरफ आएंगे, या ऐसा कोई प्लान है आपका? सॉरी यार, मेरा कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा कि मैं अपना ड्रामा बंद करके फिल्म बनाऊं। मेरा प्रोग्राम था डेफिनेटली, क्योंकि देखिए मेरा इस वक्त मेरे 3 फिल्में लिखी चुकी हैं, ठीक है। जब फिल्में हमारी बन रही थी तो उस जमाने में हम फिल्म पे बिल्कुल जा रहे थे, लेकिन बस कुछ वजूहात की बिना पे हम फिल्म पे नहीं जा सके। स्टिल हमारा था, लेकिन अब तो अचानक से फिल्म इतनी कोई सक्सेस मिल ही नहीं रही थी। डर हमें पता है क्या है? कि हम बिग बैंग से एक्सपेक्टेशन जो है ना, लाइक हुमायूं, सिक्स सिग्मा, तो उनकी जो फिल्में हैं, अब लोग जब हम उनसे ड्रामे में मुकाबला करते हैं ना, तो हमसे आप कोई ऐसी फिल्म की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आई और गई पता भी नहीं चला। आपको होगा कि एटलीस्ट पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी, एक्टर इन लॉ, इस टाइप की फिल्म, क्योंकि फहद जिसमें हीरो होगा, तो एक्सपेक्टेशन सबकी वही होगी। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी इज्जत जो अल्लाह ने रखा हुआ है तो कोई ऐसी चीज दे के उसको खराब करूं। फिल्म आएगी तो बड़ी आएगी, हमने लिखवाई हुई है 3 फिल्में, सर तो आएगी एज अ तो बड़ी आएगी, बट टाइम। जी सर, एज अ व्यूअर, एज अ मतलब एज अ पर्सन जो हम लोग एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, क्योंकि तो हम लोग जब देख रहे होते हैं पाकिस्तानी मीडिया को, तो हमें मूवीज में सिर्फ चंद किरदार हैं वो नजर आते हैं सबसे ज्यादा। हुमायूं सईद हमें देखने को मिलता है, शान, और मतलब जब से मैंने होश संभाला और देख रहा हूँ, तब से मैंने सिर्फ इन 2-3 एक्टर्स को ही देखा है। तो बाकी एक्टर्स क्यों नहीं आते, इसके पीछे क्या वजूहत है? देखिए फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री जैसे ड्रामा इंडस्ट्री चेंज हुई है ना, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री भी चेंज हुई है। पहले ड्रामा इंडस्ट्री बनती थी लाहौर, मतलब पंजाब साइड से, लाहौर साइड से, अब वो शिफ्ट होके कराची आ गई, तो उसकी शक्ल चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह फिल्म भी पहले शान का राज होता था, वन मैन था, ठीक है। अचानक उनको आके हुमायूं सईद ने, फहद मुस्तफ़ा ने टेक ऑफ कर लिया, आए, क्योंकि ये 2 हीरो हैं जिनकी फिल्में हिट हुई हैं अभी तक, हुमायूं भाई एंड फहद मुस्तफ़ा। एक्टर इन लॉ हो गई, नामालूम अफराद हो गई, लोड वेट हो गई, माहे मीर हो गई, ये फहद की, उसकी पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी। तो ये दोनों हमारे हिट हीरो हैं जिन्होंने शान भाई को पीछे छोड़ दिया। तो अब हमारे पास भी जो शक्ल आई है ना, ये जो फिल्म है वो भी कराची में शिफ्ट हो गई है। तो लाइक इंडिया में मुंबई है, तो अब कराची जो है वो गढ़ बन गया है इस चीज का। तो आपको अब शायद डे बाय डे चेंज आएगा, नए नए एक्टर आएंगे। जैसे हमारे पास यार सबा कमर है जो इंटरनेशनली है, सजल है, उसने इंडियन किया हुआ है, फवाद खान है, मतलब तो हैं तो सही, बट वो पता है, जैसे हमारे फवाद भाई ने बाहर जब इंडिया में काम किया तो शायद उनको डर लगा, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्टेशन हर इंसान के आगे बढ़ने की होती है ना, तो उनको लगा कि मैं इतनी बड़ी फिल्में करके आया और मुझे यहाँ पे जब पता नहीं क्या मिलेगा। तो अभी जैसे मैंने मोला जट का, आपने भी ट्रेलर देखा होगा, तो बड़ी ह्यूज फ्रेम, ये वो सारी चीजें टाइम के साथ यार, मतलब मैं सच बताऊं, इसमें हुकूमत को साथ देना पड़ेगा। कुछ टैक्सेस, कुछ चीजें कुछ फ्री करनी पड़ेगी अगर आपके सिनेमा का रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर आपका चाइना अच्छा दोस्त है, तो जब तक आपको हुकूमत साथ नहीं देगी ना, आपके पास, देखें आपके पास सिनेमा नहीं है ना, आप चाइना का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज करते हैं? जब इंडियन वाले वहां से हजार अरब मतलब कमा सकते हैं, हम भी तो जा सकते हैं भाई वहां पे। मैं सबसे ये कहता हूँ कि चाइना में आपकी सवा कमर है स्टार, उसको लोग देख चुके हैं हिंदी मीडियम में, तो आपके पास स्टार्स हैं, आप थ्रो करें, उनसे दोस्ती का कुछ तो हक अदा करेंगे। तो ये थोड़ा सा हुकूमत को करना पड़ेगा, थोड़े से रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, कुछ पैसा डालना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और ना प्रोड्यूसर बेचारा यार 12 करोड़ लगा के, और एंड में उसको अगर 2 करोड़ आ रहे हैं, उसमें से 1 करोड़ लेके जाएगा सिनेमा, उसमें से बाकी चीजें, जी उन्होंने ये किया था, हमने ये आपकी पब्लिसिटी, एंड में आपने 12 करोड़ लगाया, आपके पास कुछ नहीं आया। तो ऐसा तो कोई गैम्बल नहीं कर सकता, 1 करेगा 2 करेगा, फिर तो नहीं कर सकता। सर तो कभी आपने सोचा है कि किसी इंडियन एक्टर को कास्ट किया जाए हमारे किसी ड्रामा सीरियल में या फिल्म में? यार हमने किया, मतलब हमने, वो एक सारा खान लड़की थी, उस जमाने में ट्रेंड था, इंडियन को भी हम लेते थे।
बट आजकल जो मुल्क के हालात हमारे, पता नहीं इंडिया को भी क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों भाई। हम मुझे तो भाई इंडिया वाले अपने जैसे ही लगते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हम मिल के रहें, क्योंकि हमारी शक्लें एक हैं, बात एक है, ज़ुबान एक है, तो ये दूरी किस बात की है। जिनने दूरी पैदा की हुई है उनसे दूर हो जाएं, साथ मिल के रहें यार। कब तक लड़ेंगे? एंड रिजल्ट लड़ने का तो कुछ नहीं है। पता नहीं एग्जैक्टली। किसने, क्योंकि मुझे इमरान खान की पहले दिन से अच्छी बात हुई, आप एक हाथ बढ़ाएं हम दो हाथ। मैं भी कहता हूँ यार, आप एक हाथ बढ़ाओ हम दो बढ़ाएंगे, मिलके करें ना। हम हमें लड़ा के दूसरे लोग अपना ये जो हथियार सेल कर रहे हैं इसको खत्म करें। कोई तो आके खत्म करेगा, कौन करेगा? ऐसे ही है सर। तो अभी आप थोड़ी देर पहले आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे थे, तो सर हम सब यही जानना चाहेंगे कि एज अ सक्सेसफुल फादर आप अपने औलाद को, अपने बच्चों को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? क्या आप उनको फिल्म इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं, या आपका प्लान कुछ और है? मेरी जान, मुझे नहीं पता कि मैं, शायद मैंने उनके लिए ये गोल अचीव ज़रूर किए हैं कि मैंने पैसा कमा लिया है, मैंने नाम कमा लिया है, बट शायद उनके लिए अच्छा बाप नहीं हूँ, मैं उनको टाइम नहीं दे पाया हूँ प्रॉपर। बट इतना तो है कि एक प्लेटफ़ॉर्म देके जा रहा हूँ अपने बेटे को। एक ही बेटा है, बेटियाँ 2 हैं। तो उसको एक एक प्लेटफ़ॉर्म है। नेपोटिज़्म लोग कहते हैं, बट आई बिलीव कि कौन नहीं है। नेपोटिज़्म की बात वही लोग करते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है। ओ भाई, आप अपने दिल पे हाथ रखें, आप कल बन जाते हैं स्टार और आपका बेटा स्टार बनना चाहेगा, तो आप उसको मना कर सकोगे? नहीं कर सकोगे यार। मतलब कैसे हो सकता है? जब हम अपने दोस्त जो क्लोज़ होते हैं उनको मना नहीं कर सकते। वो तो आपका एक ही बच्चा है, वो कहेगा पापा मुझे ड्रामा करना है, तो मैं कहूँगा नहीं बेटा तुमने नहीं करना, क्योंकि लोग मेरे ऊपर कहेंगे कि अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है। क्यों नहीं करूँगा यार? उसका बेसिक राइट है। वो जर्नल नहीं बनना चाह रहा, मेरा फ़ौज में कुछ नहीं है, मेरा कहीं पुलिस में नहीं है। मैं जो ड्रामा इंडस्ट्री में का हूँ, उसमें मेरा बेटा अगर ख़्वाहिश करेगा, कल मेरा बेटा लाइक माय फादर, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो उसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। तो उधर लोग नहीं कहते हैं नेपोटिज्म, यहाँ पे इंडस्ट्री में मीडिया में आके नेपोटिज्म क्यों नहीं होगा भाई? मैंने मेहनत करके एक जगह पे पहुंचा हूँ। कल मेरा बेटा अगर चाहेगा कि मुझे ड्रामे में आओ, तो मैं इसको कहूंगा नहीं नहीं बेटा, क्योंकि मैं हूँ तो लोग नहीं यार। दैट मैं इसके खिलाफ हूँ कि भाई जिसको जो ऑप्शन होता है वो डेफिनेटली अपनी औलाद को तो देगा ना। अच्छा सर, मजे की बात भी यही है कि अगर कोई बिजनेस ओनर है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बिजनेस है कारपेंटरी का, या फॉर एग्जांपल किसी का टिश्यू बॉक्सेस का बिजनेस है, तो एक सोचने वाली बात है कि अल्टीमेटली वो बिजनेस जाता तो उसकी औलाद को ही है ना। तो लोग पता नहीं क्यों नेपोटिज्म नेपोटिज्म नाम की चीज को बहुत ज्यादा जो वो है। है, मतलब आपके पास पॉलिटिशियन ले यार, मतलब जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो कहाँ है? वहां पे नवाज शरीफ, उनकी मरियम, मतलब भाई वहां पे भी तो है इंदिरा गांधी, वो सब उनके बहू हैं, उनके बच्चे। जब वहां पे हर जगह पे है, जहां जो आपको पे गवर्न कर रहे हैं उधर है, तो आपको आके सोशल मीडिया में आके आता है कि ये बाहर के लोगों को आने नहीं देते। यार जिसमें टैलेंट होता है किसी का बाप नहीं रोक सकता। जहां टैलेंट होता है, नेपोटिज्म से क्या होता है, अभिषेक बच्चन नहीं बन सका स्टार, उससे उससे बड़ा बाप कहाँ हो सकता है? जब वो अपने बेटे को टैलेंट के बगैर नहीं बना सका, तो कोई कैसे बना सकता है? चले फेवर, मतलब वो आपको एक दो चांस बगैर उसके मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो उसने खुद की मेहनत होगी ना। बिल्कुल सर। अली साहब, एक बड़े मज़ेदार सवाल है, क्योंकि हम ईद के मौके पे बैठे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो माहौल इस वक्त पेंडेमिक में चल रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में जो अलग-अलग डिफरेंट सूरत हाल चल रही है, तो इसमें आप क्या कहना पसंद करेंगे? और ख़ास तौर पे यूथ को क्या कहना पसंद करेंगे ईद के मौके पे, कि ईद में हम लोग किस तरह से रहें, और क्या आप मैसेज क्या देना पसंद करेंगे? यार मेरा तो सबसे एक ही बात है कि ये आखिरी ईद क्यों बना रहे हो अपने लिए? ये आखिरी ईद नहीं है। अगर आप बनाओगे तो खुद बनाओगे। प्लीज़, ईदें आएँगी। अगर आप होंगे, आपकी औलाद होगी, आपके माँ-बाप होंगे, तो ये सब चीज़ें आएँगी, आगे भी ईदें आएँगी। अगर आज आपने अपना ख़्याल नहीं किया ना, अगर आज आपने कुछ ऐसा कुछ किया ईद को मनाने के लिए, बच्चों के कपड़े लाने के लिए, जानवर के चक्कर में मिल के बैठ गए और कुछ लग गया, आपके माँ-बाप चले गए, अगर आपकी गलती की वजह से आपकी माँ या बाप आपसे चला गया ना, सारी ज़िंदगी आप ईद नहीं मना सकोगे। आपको ईद मनानी है ना, प्लीज़, प्लीज़, अगर आपके पास वो पैसे हैं ना, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा किसी गरीब का घर बना दो, आपको बड़ा अजर मिलेगा, इधर भी उधर भी। तो इस ईद को बड़ी सादगी से मनाओ। अगर आप समझते हो कि कुर्बानी करनी है तो किसी और का घर आबाद कर दो। निकलो नहीं यार, ये ईद घर पे मनाते हैं, अगली ईद में साथ बाहर निकलेंगे, कुछ कर लेंगे, वैक्सीन को आने दो यार।
अली भाई बहुत बहुत मजा आया आपके साथ इस ईद के मौके पे। आपने जो है इतना मतलब हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। होप सो कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खास तौर पे वो लोग जो अपना प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं या प्रोडक्शन हाउस बना चुके हैं या मीडिया की फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो आई होप उनके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी ये। और तब तक के लिए मुझे और अली काज़मी साहब को दें इजाजत। खुदा थैंक हाफिज। यू। ईद मुबारक। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर।